बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वोट को इज्जत दो के बाद बूट को इज्जत दो तक का सफ़र। बिल्कुल उसी तरह से अब जनरल फैज़ हमीद साहब को बड़ी ऑफ़र करवा दी गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। हैरान कुन है, वही जनरल फैज़ हमीद जिनके खिलाफ दरखास्तें दी गई, नाम लिख लिख कर आला अदलिया में दिया गया कि इनके खिलाफ ये होना चाहिए, ये करते हैं, वो करते हैं, जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई, जिनके हवाले से जनाब जलसों में इल्ज़ामात लगाए गए। अब वही फैज़ हमीद एक तरफ तो ब्रीफिंग देते नजर आते हैं मौजूदा हुकूमत को, और दूसरी तरफ अब उनको ऑफर्स भी दी जा रही हैं। अब क्या ऑफर है, क्यों दी जा रही है, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने क्या करने से इनकार किया है, क्या उनसे काम लेने का कहा जा रहा था, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आप देखिए कि इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो रजीम चेंज के बाद आए हैं और एक के बाद एक IMF की शराइत मानी जा रही हैं, टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। पहले कहा जी हम इसको छूट दे रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, और आप देखिए कि साथ ही कैसी किसी मराद बड़े बड़े अफसरान को, उमरा को दी गई, और अब उसके बाद जनाब कहा गया नहीं, हम जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दे रहे हैं, वो भी वापस हो गया। अब तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगेगा, दबा कर लगेगा, टका कर लगेगा। और सुपर टैक्स, जिस तरह से मैं पहले अर्ज कर रहा था आपसे कि दिखा तो ये रहे हैं कि जनाब ये जो सनतें कमा रही थीं उन पर हम टैक्स लगा रहे हैं, तो अब खुद डॉन में ये बात सामने आ रही है कि जी असल में उन्होंने भी टैक्स फिर आम आदमी से ही वसूल करना है। और फिर ये भी झूठ पकड़ा गया है, कहते थे जी कोई तरक्की नहीं इमरान खान के दौर में। अब कह रहे हैं जी 1000 अरब रुपया कमाया इन कंपनीज ने, इसलिए हम इन पर 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। 1000 अरब रुपया तारीखी मुनाफा कमाया इमरान खान के दौर में। भाई ये जितनी कंपनीज हैं, सीमेंट की, स्टील की, ऑटोमोबाइल की, शुगर की, दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, 13 इंडस्ट्रीज इन पर यह किया गया है, केमिकल की, बेवरेजेस की और सब। तो यहां पर ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पाकिस्तान इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसमें है, वो भी इसमें शामिल है, तो सबसे ज्यादा रोजगार भी वहीं पर है। सबसे ज्यादा जहां पर लोग रोजगार कमाते हैं पाकिस्तानी, वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में से है। तो ये चली तो वहां पर फिर वो बात सच साबित हुई। एक दौर आया कि जनाब आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही थी, टेक्सटाइल में भी यह हाल था, तो वो सब सच साबित हुआ। अब क्या हाल है, अब तो जनाब लिस्ट आ गई है कि मुल्क का कुछ बच ना जाए, कोई चीज ना बच जाए। रूस पाकिस्तान स्टील मिल्स लेने लीज पर लेने का कहाँ, और ये खबरें लग रही हैं कि बैरून यानी गैर ममालिक को पाकिस्तान के असासे बेचने के लिए लूट सेल लगाई गई है। खास इजलास हुआ है और उसमें ये यानी जिसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं कि जी काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास, नया निजकारी प्लान तैयार करने का फैसला, नया प्लान ताकि जितनी जल्दी हो सके सब बेचो, सब बेचो। जिस तरह MCB इन्होंने अपने बहुत करीबी दोस्त मियां मंशा साहब को बेच दिया था, इसी तरह से हर चीज़ बेचो। और इसमें जनाब स्टील मिल्स रूस लेने के लिए कहाँ है, अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट लीज पर लेने के कहाँ हैं, एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ना, बड़े अरब ममालिक हैं, और आप जानते हैं वहाँ पर ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं। तो अब इन्होंने सोचना है कि इसको कितने में बेचना है जनाब। अब एयरपोर्ट भी लीज पर दे दिए जाएंगे, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बराह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों को फ़रोख्त किया जाएगा। आप सोचिए, सनती यूनिटों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बराह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों को फ़रोख्त किया जाएगा। कोई सोच सकता है गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के असासे फ़रोख्त किए जाएंगे? खलीजी हुकूमतें PIA को लेने की कहाँ हैं? अमेरिका PIA के रोजवेल्ट होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखता है। चीन के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स लेने के लिए आ रहा है, लेने का कहाँ है? तो ये सब बेचें जी, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त है। इजाज़ुल हक साहब ने भी ये ट्वीट कर लिया है कि जी कुछ बच जाए तो बता देना। सब बेचने पर ये आमादा हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। अच्छा, और गैर मुल्की हुकूमतों को भी बेचा जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, अब दूसरा मसला इनके लिए है कि क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं। जरदारी साहब से भागे भागे गए हैं, कहा जा रहा है उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए हैं, लेकिन साथ खबर यह है कि MQM नाराज़ है, और ख़बरें लग रही हैं जी कि MQM के वफ्द से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलना पड़ गया है। साद रफ़ीक मिल आए, लेकिन उसके बावजूद मसाइल इतने ज़्यादा है कि नहीं, वज़ीर आज़म गए हैं और उन्होंने कमेटी बना दी है, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, एयाज सादिक, कि जी ये कमेटी जल्दी अमल दरामद करेगी वरना MQM भाग जाएगी। और अब बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से इसके अलावा जनाब लापता अफराद, दफातर खुलने हैं, उनका मामला,
और जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं जी, एमक्यूएम कह रही है हमें इख्तियारात दिए जाएं। अब ये पॉलिटिकल मौत है जरदारी साहब के लिए कि वो एक हद से ज़्यादा इनको, यानी जिसमें ये मर्दमशुमारी का भी कह रहे हैं कि शहरी आबादी कम दिखाई गई है, सब कुछ करें, इख्तियारात दे दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नरशिप देने को वो तैयार होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह इस तरह के जो पहले भी उन्होंने दिए होते, वसीम अख्तर को लगाया हुआ था ना, लेकिन बा इख्तियार नहीं, उस तरह नहीं। वो कभी भी शहरी इलाकों को हवाले कर ही नहीं सकते एमक्यूएम के, और अगर करना होता तो वो अब तक अमल दरामद कर देते, 3 महीने हो चले। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को अपनी कमेटी बनाने पड़ गई अपने लोगों की। भाई उन्होंने क्या देना है? जो देना है जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने देना है, जो वो नहीं दे रहे। एहसन इकबाल नून लीग का, सादिक नून लीग, याद सादिक नून लीग, ये क्या करेंगे भाई? विफाक का तो मसला नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास से सारे इख्तियारात। तो एमक्यूएम के वक्त से शहबाज शरीफ भागे भागे मिल रहे हैं, उसके बाद जरदारी साहब के पास जा रहे हैं कि जी कुछ कर दें, एमक्यूएम निकल जाएगी, भाग जाएगी। तो जरदारी साहब हौसला दे रहे हैं कि जनाब नहीं, पीछे आपको पता है जिनके कहने पर इनको लेकर आए हैं, जिनके कहने पर ये आए हैं, मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, वो पीछे हैं, फिक्र ना करो। तो हम पूरी एक डील के तहत आए हैं, तो लिहाजा इस तरह का कोई मसला नहीं। हाँ, इमरान खान को संभालो, क्योंकि इमरान खान खतरा है। और इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो बरोज़ हफ्ता 2 जुलाई को जनाब अब बड़ा जलसा कर रहे हैं, एहतजाजी जलसा परेड ग्राउंड में, और पूरे मुल्क में लोग इस तरह से फिर इस जलसे को भी सुनेंगे, और फिर अब ये एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने देख लिया कि उनके साथ फिर धोखा करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को लूटा जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक और काम ये किया कि अदालत चले गए हैं, नैब कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और वहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही है कि चोर डाकू आकर खुद ही अपने केसेस ख़त्म कर लें, खुद ही वो जज हैं, खुद ही प्रोसिक्यूटर हैं, हुकूमत उनके पास है, वो कानून ही ख़त्म कर दें जिनके तहत उनको सजाएं मिल रही थी या केसेस चल रहे थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो ये तो बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है कि चोर डाकू के हाथ में सारा कुछ आ जाए। तो वो एक मामला नज़र आ रहा है। फिर जनाब इमरान खान साहब अब लाहौर में इंतखाबी हलकों का दौरा भी कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर बड़ी धुआंधार तकरीरें करेंगे। ऊपर से काफ लीग का बुरा हाल हो गया है, चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन का नई पार्टी बनाने का ऐलान आ गया है। चौधरी शुजात साहब आपको जानते ही हैं कि वो तो अब पीडीएम के साथ जाकर मिल लिए, उनके वो और उनके बच्चे, लेकिन अब उन्हीं के सगे भाई वजाहत हुसैन साहब ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, उनके लिए वो एक मसला बन गया। यानी जो जो पीडीएम के साथ गया वो कमज़ोर हो गया। एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी, दीगर सारी जमातें, नून लीग का कितना बुरा हाल हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई का ये तूफान सारा कुछ आ गया है। और मैं वो जो खबर भूल रहा था वो मैं साथ शामिल कर लूँ। जनाब फ़खरुर रहमान साहब आप देखिए कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जनाब ये 1986 से आप देखें कि ये कर रहे हैं सहाफ़त, और रेडियो पाकिस्तान, टर्किश NTTV, NBC न्यूज़, आज न्यूज़, दुनिया टीवी, समा टीवी, CNN टर्क, तो इनके साथ ही काम कर चुके हैं और टेलीविज़न पर भी आते रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, रिपोर्टेडली लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 11 कोर कमांडर हैज़ rejected offer by PM Shehbaz Sharif to become DGISI for political engineering to break away PTI MPs from Imran Khan and secure next elections for PMLN to be next army chief. Petition at Supreme Court by Supreme Court Bar Association against A63A filed after this. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जी फैज़ हमीद साहब को, कोरमंडल पेशावर को शहबाज शरीफ ने ऑफर करवाई है कि जी तुम DGISI बन जाओ फिर से। और अच्छा, पहले फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाते रहे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, आप कह रहे हैं जी नहीं, तुम आओ DGISI के तौर पर और हमारे लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करो, और मेंबर पार्लियामेंट तहरीक इंसाफ के तोड़ो, इमरान खान को तनहा करो, और फिर हमारे लिए अगले इलेक्शंस जो हैं वो जितवाओ PMLN के लिए, तो हम तुम्हें अगला आर्मी चीफ बना देते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, इस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ और इनके दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती पे भी जंग चल रही है कि कौन होगा। अभी भी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन की भी एक तरफ बात हो रही है, नून लीग का शायद ज़्यादा वजन इस तरफ है, जरदारी साहब किसी और को लगाना चाहते हैं, वो एक अलग लड़ाई चल रही है। जबकि आर्मी चीफ की तरफ से DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कह दिया जी ऑफर हुई भी तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए ये ऑफर कीजिए, अभी DGISI बनो और हमारे लिए इलेक्शंस और ये सारा कुछ करो, और ये ऑफर जो है इस पर फैज़ हमीद साहब ने इनकार कर दिया है। फिर आप सुनिए, कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की है 63A के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो लोटे हैं, मुनफराकीन हैं, जो दगा करते हैं, पैसे लेते हैं और वोट दूसरी तरफ दे देते हैं, यानी आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और डिफेक्शन करके हुकूमत गिरा देते हैं या दूसरी तरफ जाकर वोट दे देते हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली गई है। ये इस ऑफर के रिजेक्ट होने के बाद
वरना वो समझ रहे थे चलो बंदे तोड़ लेंगे, साथ हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब वो बात उस तरह बन नहीं रही। इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वो दोबारा एहतजाजी मोड में आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, तो अब उनके बंदे उस तरह अभी तक टूट नहीं रहे। तो अब इन्होंने कहा कि जो हम तोड़ चुके हैं उन्हीं की हिफाजत के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं लोटों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको कारामद बनाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया जिनका वोट काउंट नहीं हो सकता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये जनाब आगे पिटिशन गई है कि उनके हवाले से फिर कुछ किया जा सके। ये उसके बाद हुआ है कि ये ऑफर जब रिजेक्ट हुई है। तो ये जनाब सारे मामलात हैं, किस कदर कमज़ोर हुकूमत है, कहाँ कहाँ भाग रही है, कभी जरदारी साहब इधर उधर, कभी किसी को ऑफ़र, कभी कुछ ऑफ़र। तो ये जो सारी खबरें थी, मैंने चाहा कि मैं अपनी फैमिली से, अपने सब्सक्राइबर्स की फैमिली से ये शेयर कर लूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि जो ही वीडियो आए तो उसके बारे में आपको पता चल जाए, कोई डिले ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।